बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात में जोग्राफिया के इस सेशन में आज हम समंदरी पानी की खुसूसियात का मुताला करेंगे। गुज़िश्ता जमात में हमने समंदर से मुताल्लिक़ मद्दुजज़र, ओशन करंट्स जिन्हें बहरी रॉ कहते हैं वग़ैरह का मुताला किया है। इस सबक में हम समंदरी पानी की कुछ अहम खुसूसियात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। समुंदरी पानी की खुसूसियात में दर्जे हरारत के ताल्लुक से पिछले सेशन में हम तफसीली मालूमात हासिल कर चुके हैं। समुंदरी पानी की खुसूसियात में आज हम नमकीनियत का मुताला करेंगे। नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए अपनी साबिका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। ज़रा याद कीजिए, समुंदरी पानी का जायका नमकीन क्यों होता है? समुंदरी पानी में नमकीनियत की मिक़दार ज़्यादा होने की क्या वजह है? आइए इन सवालों के जवाबात का इयादा करते हैं। दोस्तों, इस पृथ्वी के 70% हिस्से में पानी ही पानी भरा हुआ है, लेकिन ये पूरा पानी इंसानों के पीने लायक या फिर काम का नहीं है। इसमें से केवल 3% पानी ही इंसानों के पीने लायक है, जिसमें से भी 2.4% पानी तो बर्फ के रूप में ही जमा हुआ है। तो वास्तव में पीने लायक पानी बचा केवल 0.6%। ऐसे में आप सभी के मन में ये सवाल तो जरूर आ जाता होगा कि काश अगर समुद्र का पानी भी मीठा होता तो इंसान चाहे जितना पानी का यूज़ करते रहता, पानी की कमी कभी नहीं होती। लेकिन क्या वजह है इस समुद्र के पानी के खारे होने की, ये भी आप जान लीजिए। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि पृथ्वी पर जितना भी पानी है वो एक चक्र में चलता रहता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता रहता है। समुद्र का पानी वाष्पीकरण से ऊपर बादल के रूप में चला जाता है और फिर इन्हीं बादलों से अलग अलग जगहों पर बारिश होती रहती है और यही पानी फिर झीलों, नदियों से होता हुआ वापस समुद्र में चला जाता है। इस तरह पानी का यही चक्र चलता रहता है। अब इस चक्र के दौरान इस पानी में नमक कहाँ से मिल जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, जब बरसात होती है और जिस दौरान बारिश का पानी जमीन पर गिरता है तो ये पानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों के संपर्क में आ जाता है और ये गैसें पानी में घुल जाती है, जिससे बारिश का पानी हल्का सा अम्लीय यानी कि नमकीन बनता जाता है। और आगे यही पानी जब जमीन, पहाड़ों और चट्टानों पर गिरता है तो उनमें मौजूद लवण को भी अपने में घुला लेता है और यही पानी बहते बहते नदियों में पहुंच जाता है, जिससे ये लवण नदियों में भी आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इस पानी में नमक या फिर लवण इतना ज़्यादा नहीं होता कि पानी हमें खारा लगे। इसमें नमक की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नदियों का पानी हमें मीठा लगता है। लेकिन जब नदियों का पानी समुद्र में मिलता है तो समुद्र में पहले से मौजूद खारे पानी और नमक से ये पानी और भी ज़्यादा खारा हो जाता है।
समुद्र के पानी का खारापन इतना ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि नदियों के जरिए थोड़ा थोड़ा कर नमक समुद्र में बहता जाता है और जब समुद्र का पानी वाष्पीकरण से उठता है तो वो शुद्ध पानी होता है। उस पानी में नमक या फिर लवण बिल्कुल भी नहीं होता, तो पानी तो ऊपर उड़ चल जाता है लेकिन समुद्र में नमक बचा रह जाता है। इस तरह नमक समुद्र में पहुंचता तो है लेकिन समुद्र से बाहर नहीं जा पाता। और दोस्तों, नदी की तरह समुद्र का पानी बहता भी नहीं है जिससे वो कुछ नमक को पानी से अलग भी नहीं कर सकता, क्योंकि रुके हुए पानी में नमक की मात्रा अपने आप ही बढ़ती जाती है। साथ ही समुद्र में ज्वालामुखी होते हैं जिनके फटने से लावा, क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलकर समुद्र के पानी में मिलती रहती हैं। समुद्र में सोडियम जैसे पदार्थ भी हैं जो क्लोरीन से क्रिया कर लवण बनाते हैं। इस तरह नदियों से आए लवण और समुद्र में उत्पन्न हुए लवण के कारण समुद्र का पानी खारा लगता है। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरह तो समुद्र का पानी दिन ब दिन और भी ज़्यादा खारा होता जा रहा होगा, क्योंकि इससे नमक के बाहर निकलने का तो कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समुद्र में ऐसी कई प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं जिनके कारण समुद्र का पानी ज़्यादा खारा नहीं होता है। जैसे कि समुद्र में मौजूद शल्कधारी जीव जंतु समुद्र में मौजूद लवण का उपयोग अपनी खोल बनाने के काम में ले लेते हैं, और जब ये शल्कधारी जीव जंतु मरते हैं तो बहुत समय बाद इनका शरीर चूने का पत्थर बन जाता है, और समुद्री हलचल के कारण ये चूने के पत्थर समुद्र की सतह पर आ जाते हैं। इस चूने का खनन कर इसको घर में काम लेने योग्य बनाया जाता है। ये वही चूना है जिसे हम अपने घरों में काम में लेते हैं। तो समुद्र में ये सारी प्रतिक्रियाएं निरंतर यूं ही चलती रहती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि समुद्र का पानी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ ही अन्य रासायनिक तत्वों के कारण इतना ज़्यादा खारा है, और इसमें इतना ज़्यादा नमक है कि अगर समुद्र का सारा पानी सूख जाए और इसके बाद जो नमक बचे उससे पूरी धरती पर 500 फीट मोटी नमक की परत फैलाई जा सकती है। दोस्तों, समुद्र के पानी में 3.5% लवण पाया जाता है, मतलब कि समुद्र के 100 ग्राम पानी में 3.5 ग्राम लवण होता है। तो दोस्तों, इस तरह वातावरण में मौजूद गैसों, चट्टानों और समुद्री ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों के कारण ये समुद्र का पानी खारा होता जाता है। लेकिन तो आपको याद आ गया होगा समुद्री पानी का जायका क्यों नमकीन होता है। समुद्री पानी में नमकीनियत की मिकदार ज़्यादा होने की वजह क्या है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये बात तो आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि समुद्री पानी में नमकियात होते हैं। क्या आप बता सकते हैं समुद्री पानी से हम नमक किस तरह हासिल कर सकते हैं। समुद्री पानी से नमक किस तरह हासिल किया जाता है, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। जब आपकी मम्मी खाना पका रहे हो तो आपने उन्हें सावधानी पूर्वक खाने में नमक डालते हुए देखा ही होगा। वो इसलिए क्योंकि ज्यादा नमक खाने को नमकीन और कम नमक खाने को स्वादहीन बना सकता है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी आपने टेबल पर हमेशा सॉल्ट बॉक्सेस देखे होंगे, ताकि लोग अपनी जरूरत के अनुसार उसका इस्तेमाल अपने खाने में कर सकें। आज हम देखेंगे कि किस तरह नमक बनाया जाता है। नमक समुद्री जल या बोरवेल से जमीन द्वारा प्राप्त नमकीन पानी से बनाया जाता है। आमतौर पर इस नमकीन पानी को तेज धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि इसका पानी सूख जाए और केवल गाढ़े नमकीन कंटेंट्स रह जाए। जिस जगह यह गाढ़ा नमक बनाया जाता है उसे क्रिस्टलाइजर कहा जाता है। इन क्रिस्टलाइजर्स से फिर कच्चे नमक को 20 दिनों में एक बार इकट्ठा किया जाता है और इस प्रक्रिया को हार्वेस्टिंग कहते हैं। इस कच्चे नमक को फिर निर्माण के लिए ले जाया जाता है। पहले यह कच्चा नमक दबाव प्रक्रिया और पिसाई प्रक्रिया से गुजरता है, जिसमें बड़े कण छोटे कणों में कट जाते हैं। द्वारा नियमित धुलाई कच्चे नमक से गंदगी को निकालने में मदद करती है।
बाकी कहते हैं, जिसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में पानी और नमक को अलग अलग करने के लिए भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में आयोडीन मिलाया जाता है। आयोडीन का एक समान मिश्रण स्क्रू कन्वेयर द्वारा होता है। क्योंकि पानी अलग करने के बावजूद नमक अभी भी गीला होता है, इसलिए उसे सुखाने के लिए ड्रायर मशीन में भेजा जाता है। और फिर विभिन्न कणों का आकार पाने के लिए इन्हें वाइब्रेटरी स्क्रीन से गुजरना पड़ता है। नमक जो वाइब्रेटरी स्क्रीन से गुजरता है वो एंटी क्रैकिंग एजेंट्स द्वारा मिश्रित किया जाता है। तो दोस्तों, नमक अब बिल्कुल तैयार है। इसके बाद इसे ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार पैकिंग के लिए भेजा जाता है। आमतौर पर पैकिंग 50 किलो, 1 किलो, आधा किलो या 200 ग्राम की थैलियों की होती है। तो क्यों, मजा आया ना नमक को बनते हुए देख? आपने देखा कि किस तरह समुद्री पानी से हम नमक हासिल कर सकते हैं। सॉल्ट पैन तामीर किए जाते हैं। अमल तबखीर की वजह से इन सॉल्ट पैन में मौजूद समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नमक बाकी रहता है। नमकसार के जरिए हम समुद्री पानी से नमक जमा करते हैं। हमने तफसीलन ये देखा कि किस तरह समुद्र से हासिल होने वाला नमक कारखानों में भेजा जाता है। वहाँ मुख्तलिफ प्रोसेस से गुज़र कर ये नमक बाज़ार में दस्तयाब होता है, जिसे हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। समुद्री पानी की नमकीनियत का हमें क्या फ़ायदा होता है, कभी सोचा है आपने? आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमक की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नमक के बगैर हमारा खाना बेमज़ा रहता है, तो हम अपनी ग़िज़ा में नमक का इस्तेमाल करते ही हैं। इसके अलावा नमक के और क्या इस्तेमाल हैं और ये हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यूजेस ऑफ सॉल्ट, नमक के इस्तेमाल। आप सभी जानते हैं हम जो ग़िज़ा खाते हैं उसमें नमक का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ कीमियात और अद्वियात में भी नमक इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के इलाज में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ज़रूरी अशिया को ज़्यादा दिनों तक महफूज रखने के लिए भी नमक इस्तेमाल किया जाता है। तो नमक का इस्तेमाल खाने को प्रिजर्व करने के लिए भी होता है। अनाज में कीड़े ना लगें, इसके लिए भी नमक का इस्तेमाल होता है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, इन्हें कीड़ों से महफूज रखने के लिए नमक के बड़े बड़े टुकड़े इनकी बोरियों में या डिब्बों में रख दिए जाते हैं। आइसक्रीम बनाते वक्त जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है उसमें बर्फ के साथ नमक का भी इस्तेमाल होता है। नमक का इस्तेमाल बर्फ तैयार करने के कारखानों में भी किया जाता है। सबक नंबर 5 में तजुर्बा करते वक्त आपने नमक का इस्तेमाल किस लिए किया था, याद है आपको? कांच की बरनी में उबलता हुआ पानी डालने के बाद बरनी के ढक्कन पर बर्फ के टुकड़े और मुट्ठी भर मोटा नमक रख दिया था। ढक्कन पर बर्फ रखने की वजह से पानी की भाप की तकसीफ होती है, इसलिए हमने बरनी के ढक्कन पर
बर्फ के टुकड़ों के साथ मुट्ठी भर मोटा नमक रख दिया था। नमकीनियत की वजह से समुद्री पानी में कुव्वते उछाल पैदा होती है। कुव्वते उछाल, जिसे अंग्रेजी में बॉयंसी कहते हैं। इस कुव्वते उछाल की वजह से कश्तियां और जहाज डूबते नहीं हैं बल्कि पानी पर तैरते हैं। नमकीनियत की वजह से समंदरी पानी में जो कुव्वते उछाल पैदा होती है, उसकी वजह से जहाज समंदर में डूबते नहीं हैं बल्कि हम देखते हैं कि वो पानी पर चलते हैं, फ्लोट करते हैं। यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कश्ती नीचे जाती है, मगर पानी में मौजूद कुव्वते उछाल, जिसे अंग्रेजी में हम बॉयंसी कहते हैं, वो उसे ऊपर की तरफ धकेलती है। तो इस तरह जहाज या कश्तियाँ जो हैं वो डूबती नहीं हैं। तो नमकीनियत की वजह से समुद्री पानी में कुव्वते उछाल पैदा होती है। और इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा बहरी आमदोरफ्त के लिए होता है। जहाज़ में लोग सफ़र करते हैं, आमदोरफ्त होती है, तिजारती माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो इस तरह कुव्वते उछाल यानी नमकीनियत की वजह से जो बॉयंसी पैदा होती है समंदरी पानी में, उसका फ़ायदा बहरी आमदोरफ्त के लिए होता है। तो इस तरह समुद्री पानी की नमकीनियत का हमें फ़ायदा पहुंचता है। इससे बहरी आमदोरफ्त में मदद मिलती है। समुद्री पानी में नमकीनियत हद से ज़्यादा हो तो इस पानी में मौजूद जानदार ख़त्म हो जाते हैं। यकीनन नमकीनियत हद से ज़्यादा हो जाए तो समुंदर में जो जानदार हैं वो इस नमकीनियत की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। अमल कीजिए। आप समझ गए होंगे। अब हम एक तजुर्बा करने वाले हैं। समुद्री पानी की नमकीनियत को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम एक तजुर्बा करेंगे। असातिज़ा के लिए कुछ हिदायत हैं। बर्तन का पानी सिर्फ जायके के लिए है, पीने के लिए नहीं। पानी का जायका चखने के बाद साफ पानी से कुल्ली करने के लिए कहें। तो आइए हमारा तजुर्बा शुरू करते हैं। एक बड़े बर्तन में 1.5 लीटर पानी लीजिए। उस पानी में 100 ग्राम नमक डालकर घोलिए। अब यकसा जसामत के 3 बर्तन लीजिए। शनाख्त के लिए तीनों बर्तनों पर अलग अलग रंग के नुक्ते लगाइए। यहाँ आप देख रहे हैं तीनों बर्तनों पर अलग अलग रंग के नुक्ते लगे हुए आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। तीनों बर्तनों में नमकीन पानी यकसा मिकदार में डालिए। इस बात का ख्याल रखिए कि पानी भरने के बाद बर्तन आधे खाली रहें। 3 बर्तनों में से एक बर्तन सूरज की रोशनी में रखें। उस पर जालीदार ढक्कन ढांप दें। बाकी 2 बर्तन जमात में रखें। इन बर्तनों को भी जालीदार ढक्कन से ढांप दें। अगर ये तजुर्बा आप अपने घर में कर रहे हैं तो बाकी 2 बर्तन अपने कमरे में रखिए। जमात के सिर्फ एक बर्तन में रोजाना आधा ग्लास मीठा पानी मिलाते रहें। यानी जो बर्तन आपने कमरे के अंदर रखे हैं उसमें सिर्फ एक बर्तन में रोजाना आधा ग्लास
मीठा पानी मिलाते रहें। 3-4 दिन बाद तीनों बर्तनों को एक जगह लाएं। बर्तनों के पानी की सतह का मुशाहिदा करें और इंदराज करें। जो कुछ आपने मुशाहिदा किया उसे नोट करें। तीनों बर्तनों के पानी का जायका सभी चखें। जायके में होने वाले फर्क का तजुर्बा करें। हर बर्तन के पानी की सतह और जायके के मुतालिक एक सत्र लिखें। आपके जहन में ये बात आ गई होगी कि सूरज की तमाज़त की वजह से पानी में अमल तबखीर तेज़ी से होता है। अमल तबखीर की वजह से पानी भाप बनकर कम हो जाता है, लेकिन नमकीनियत उतनी ही रहती है, जिसकी वजह से बकिया पानी में खारेपन की मिकदार बढ़ जाती है। यानी नमकीनियत, जिसे हम अंग्रेजी में सॉलिनिटी कहते हैं, वो बढ़ जाती है। पानी को जब गर्म किया जाता है तो अमले तबखीर होता है और पानी भाप बनकर उड़ जाता है। बिल्कुल उसी तरह सूरज की तमाज़त की वजह से समुंदरी पानी में अमल तबखीर होता है। अमल तबखीर की वजह से पानी भाप बनकर कम हो जाता है, लेकिन नमक उतना ही रहता है, जिसकी वजह से बकिया पानी में नमक की मिकदार बढ़ जाती है, यानी पानी का खारापन बढ़ जाता है। ज़्यादा अमल तबखीर और मीठे पानी के कम ज़ख़ीरे वाले इलाकों में समुंदरी पानी की नमकीनियत बढ़ जाती है। पानी के तबखीर का अमल कम और मीठे पानी का ज़ख़ीरा ज़्यादा होने वाले इलाकों में समुंदरी पानी की नमकीनियत कम होती है। जहाँ पानी की तबखीर कम और मीठे पानी का ज़ख़ीरा भी कम हो, उन इलाकों में समुंदरी पानी की नमकीनियत में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जहाँ पानी की तबखीर कम और मीठे पानी का ज़ख़ीरा भी कम हो, उन इलाकों में समुंदरी पानी की नमकीनियत में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। आइए गौर करें, ज़मीन के तमाम समंदरों का नमक यकजा किया जाए तो उसका वज़न तकरीबन 120 मिलियन टन होगा। उसे ज़मीन पर फैला दिया जाए तो तकरीबन 150 मीटर मोटी परत तैयार होगी, यानी तकरीबन 40 मंजिला बुलंद इमारत जितनी। इसे हमेशा जहन में रखें। समुंदर की नमकीनियत नापी जाती है। समुंदर की नमकीनियत किस तरह नापी जाती है? समुंदर के 1000 वज़नी हिस्से पानी में यकजा करें तो तमाम नमकियात को मिलाकर जितने वज़नी हिस्से की मिकदार होती है, उसे समुंदरी पानी की नमकीनियत कहते हैं। मसलन समुंदरी पानी के 1000 ग्राम यानी 1 किलो पानी में तहलील शुदा नमक का तनासुब 40 ग्राम हो तो उस पानी की नमकीनियत 40/1000 बताई जाती है। नमकीनियत की पैमाइश। समुंदरी पानी की नमकीनियत नापने के लिए हाइड्रोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, सेलिनोमीटर वगैरह आलात का इस्तेमाल किया जाता है। ये है हाइड्रोमीटर, दिस इज रिफ्रैक्टोमीटर,
اور یہ ہے سیلینومیٹر. تو ان آلات کا استعمال سمندری پانی کی نمکینیت ناپنے کے لیے کیا جاتا ہے. کیا آپ نے بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کا نام سنا ہے؟ اس سمندر کا نام ہی وہاں کے حالات کی طرف اشارہ کرتا ہے. اسرائیل اور جارڈن ان ممالک کی سرحدوں سے ملے اس سمندر کے پانی کی نمکیت 332 فی ہزار ہے. عام طور پر سمندر کے پانی کی نمکینیت 35 فی ہزار ہوتی ہے. جارڈن ندی واحد بڑی ندی ہے جو اس سمندر سے جا ملتی ہے. کم بارش، میٹھے پانی کے کم ذخائر اور بڑے پیمانے پر ہونے والے عمل تبخیر کی وجہ سے اس سمندر کے پانی کی نمکینیت زیادہ ہے. کچھ یخلوی جانداروں کے علاوہ وہاں کوئی جاندار نہیں. جارڈن ندی اور دیگر چھوٹی چھوٹی ندیوں سے آنے والی مچھلیاں یہاں آتے ہی فوراً مر جاتی ہیں. حد سے زیادہ نمکینیت کی وجہ سے نمک کی اجتماع کاری ہو کر سمندر میں نمک کے ستون تیار ہو گئے ہیں. ان میں سے کچھ سمندری پانی کی اوپری سطح پر بھی آ گئے ہیں. زیادہ نمکینیت کی وجہ سے اس پانی کی کثافت زیادہ ہے. اس پانی میں اترنے کے بعد ہم بآسانی تیر سکتے ہیں. بحر مردار کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہاں کا زمینی علاقہ سطح سمندر سے اوسطاً کم بلندی پر ہے. دنیا میں یہ سب سے کم بلندی کا زمینی علاقہ ہے. کچھ حصوں میں اونچائی صرف 400 میٹر ہے. اب تک ہم نے درجہ حرارت اور نمکینیت کے لحاظ سے سمندری پانی کی خصوصیات کا جائزہ لیا. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.